नाउ आज हम जो है बेटा इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड दैट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दिनों कोविड के टाइम आपने बहुत बार सुना होगा ये इस तरह का नाम, आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर करवाया और सर अब मेरा आरटीपीसीआर स्कोर जो है 23 आया है, 22 आया, उनका 22 आया, उनका 24 आया है ना। किसी का आरटीपीसीआर 6 आया है, किसी का 8 आया है। वो आरटीपीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वहां पर तो उसका नाम जो था उसका मतलब ये था। एक सेकंड बेटा, है ना। हाँ बेटा, तो मैंने यहां पर कहा कि भाई हमारे को जो अगली टेक्निक जिसके बारे में अपन को समझना है वो है पीसीआर, है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखो बेटा, एक चीज के साथ इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि मान लो आप में से कोई एक साइंटिस्ट होता और वो बायोटेक्नोलॉजी वाला साइंटिस्ट होता और ये आपका डीएनए और उस डीएनए में भाई ये डिजायरेबल डीएनए है, आपने इसको कट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, सेपरेशन भी कर लिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, ये डीएनए आपका डिजायरेबल डीएनए आपने निकाल लिया और इस डिजायरेबल डीएनए को फिर आपने प्लाज्मिड के अंदर डाल भी दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बना दिया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपने होस्ट में भी डाल दिया, सब कुछ कर दिया, है ना। लेकिन किसी एक स्टेज पे मान लो कुछ गड़बड़ हो जाए, मान लो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ढंग से नहीं बना, या मान लो ये बैक्टीरिया जिस कल्चर मीडियम में था उसमें इन्फेक्शन होने के कारण ये जो है ये बैक्टीरिया प्रॉपर तरीके से वो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पा रहा और कॉपी नहीं बना पा रहा एंड ऑल। तो अब आप क्या, आपके पास क्या सॉल्यूशन रहा इसका? कुछ नहीं। आपके पास अगर एक ही कॉपी थी इस डीएनए की और वो आपने यहाँ यूज कर ली तो नाउ वेस्ट, बेकार हो गया प्रोसेस। आपको अगली बार फिर वापस किसी होस्ट सेल में से एक डिजायरेबल डीएनए निकालना पड़ेगा, ये सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा एंड ऑल। लेकिन अगर आप इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने से पहले अगर इस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना लेते, इस डिजायरेबल डीएनए की आपकी मल्टीपल कॉपीज बना लेते, तो आपको फायदा होता क्या कि इनकेस अगर ये प्रोसेस कहीं पर भी अगर गड़बड़ हो भी जाता, मान लो कहीं किसी स्टेज पे ये गड़बड़ हो गया, या आपको इसको दोबारा रिपीट भी करना होता, गड़बड़ नहीं हुआ लेकिन रिपीट करना होता, तो एटलीस्ट आपके पास इतनी सारी कॉपीज होती, आप उसमें से फिर कॉपीज लेके और इस प्रोसेस को रिपीट कर लेते। लेकिन ऐसा करें कैसे? एक तो हमारे को कॉपी बनाने का तरीका तो सर यही तो था कि होस्ट जो है ये बैक्टीरिया होस्ट सेल के अंदर हम डालते थे और वो जो है जब डिवाइड होके दो बैक्टीरिया बनाता है, तो देखो हमारा जो डिजायरेबल डीएनए वो 2 हो गया कॉपी में, फिर ये डिवाइड होगा तो ये 4 होगा। यही तो तरीका है सर कॉपी बनाने का, मल्टीपल कॉपी बनाने का। कोई और तरीका भी है क्या इसके अलावा? तो हम कहते हैं है ना भाई, लेबोरेटरी में इनविट्रो कंडीशन में भी तो हम यही चीज कर सकते हैं, हम डीएनए की कॉपी बना सकते हैं इनविट्रो कंडीशन में, लेबोरेटरी में बना सकते हैं। कैसे? तो मैं कहता हूं भाई बाय यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हेल्प से हम किसी भी डीएनए को, किसी भी जीन को क्या कर सकते हैं, एम्प्लीफाइड कर सकते हैं, उसका नंबर बढ़ा सकते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। इसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं, जो 1985 में दी थी एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था मुलिस। तो इन्वेंटर ऑफ दिस टेक्निक मुलिस 1985 में, ये अभी बहुत रिसेंट टेक्निक है, कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, करीबन 30-35 साल पुरानी टेक्निक है हार्डली, है ना। और उसमें कई सारे चेंजेस अब उस 1985 के बाद तो आज जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं उसमें इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह और अच्छे हो गए। तो मोलिस ने ये टेक्निक दी थी बेसिकली, और ये डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाने का एक तरीका है आर्टिफिशियली इन लेबोरेटरी कंडीशन, इन विट्रो कंडीशन में हम उसका डीएनए कॉपी बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए मेरे को 3 स्टेप्स यहां पर करनी होती हैं। पहला डीनेचुरेशन, दूसरा एनिलिंग और तीसरा एक्सटेंशन। 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ द पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब देखो इसमें चलूं मैं, उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद होगा। जब अपन ने चैप्टर नंबर 6 में रेप्लिकेशन पढ़ा था, तो रेप्लिकेशन में अपन ने यही तो पढ़ा था कि डीएनए जब रेप्लिकेशन करता है तो डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए ये 3 प्राइम 5 वाला डीएनए स्ट्रैंड है,
और ये 5'3 वाला स्ट्रैंड है अगर, तो हमको क्या करना पड़ता था, इसको, इस डीएनए को याद है अनवाइंड करना पड़ता था, है ना, जिसके लिए हमने अनवाइंडिंग एंजाइम लिया था, प्लस इस डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन के साथ जोड़ के सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग करनी पड़ती थी, प्लस इसकी कॉइलिंग टेंशन जो थी वो रिलीज करनी पड़ती थी, कॉइलिंग के टेंशन को रिलीज करनी पड़ती थी ताकि ये दोबारा कॉइल ना हो जाए। और फिर उसके बाद ये वाला डीएनए भी टेम्पलेट की जैसे काम करता था, और ये वाला डीएनए भी टेम्पलेट के जैसे काम करता था, और इन पे फिर नया डीएनए बनता था हमेशा, ध्यान आ रहा है। फिर हम कहते थे कि नया डीएनए बनता था, और नया डीएनए जो बनता था वो हमेशा 5'3 की डायरेक्शन में बनता था कि भाई यहां पर, है ना। तो नेचुरली अगर नेचुरल कंडीशन में जब किसी सेल में डीएनए का कॉपिंग हो रहा है तो वहां पर भी तो अनवाइंडिंग होती है पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की, और उसके बाद डीएनए स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट डीएनए की जैसे काम करता है, और फिर वहां पर उसके ऊपर नया डीएनए स्ट्रैंड जो है वो फॉर्म होता है, नया डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर इन डीएनए स्ट्रैंड्स पे। तो लेबोरेटरी कंडीशन में अगर मेरे को किसी डीएनए को, ये मेरे पास लेबोरेटरी कंडीशन में एक डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, अगर इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से मेरे को कॉपी बनानी है तो नेचुरली मेरे को सबसे पहली चीज तो क्या करनी पड़ेगी, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको टेम्पलेट डीएनए बनाना पड़ेगा, है ना, ताकि इन टेम्पलेट डीएनए पे, ये टेम्पलेट डीएनए है, ये टेम्पलेट डीएनए, ताकि इस टेम्पलेट डीएनए पे मैं क्या करवा पाऊं, नए डीएनए का फॉर्मेशन करवा पाऊं, है ना। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करने का यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, यहां पर डीनेचुरेशन कहलाएगा, जो पहला स्टेप है हमारे पीसीआर का, डीनेचुरेशन। ठीक है, तो इस डीनेचुरेशन के दौरान करा क्या जाता है, इस डीनेचुरेशन के दौरान हम टारगेट डीएनए को हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर। ये टेम्परेचर याद रखना, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एट हाई टेम्परेचर 94 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे हम इन विट्रो कंडीशन में कर रहे हैं, इसलिए इतने हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है हमको डीएनए को तोड़ने के लिए। लिविंग सेल के अंदर इतना टेम्परेचर नहीं चाहिए होता उसको, वहां तो एंजाइम्स काम कर रहे हैं, उनको अनवाइंडिंग एंजाइम और टोपोआइसोमरेज जो है, हेलिकेज एंड टोपोआइसोमरेज काम कर रहे हैं वहां पर ही सारा। हम लेबोरेटरी में जब कर रहे हैं तो हमारे पास ये नहीं है, तो हम 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब हम इसको हीट करते हैं तो दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, वो ब्रेक होते हैं और दोनों डीएनए स्ट्रैंड किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, दे कन्वर्ट इनटू द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड नाउ दे आर रेडी टू एक्ट एज अ टेम्पलेट। अब वो टेम्पलेट डीएनए के जैसे काम करने के लिए तैयार है, एंड दैट प्रोसेस इज व्हाट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन। ये पहला स्टेप है जिसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन। इसमें कोई चीज आपको पूछनी हो तो पूछो मेरे से। तो देखो मैंने क्या कहा डीनेचुरेशन में मैंने जो कहा सिर्फ एक चीज कही कि भाई हमने इसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया, और हाई टेम्परेचर पे हीट करके मैंने क्या कर दिया, इसको दो टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। अब याद करो अगला स्टेप जो आपने रेप्लिकेशन के दौरान पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, हम कहते हैं कि रेप्लिकेशन के लिए हमको क्या चाहिए होता है, एक डीएनए डिपेंडेंट, है ना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होता था। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, पूरा नाम, जो डीएनए के ऊपर डीएनए बनाए उस एंजाइम का नाम क्या था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वो चाहिए था। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने इस डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की एक लिमिटेशन बताई थी, और वो लिमिटेशन क्या कही थी, मैंने कहा था कि कोई भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसी नई डीएनए की चेन को स्टार्ट नहीं कर सकता, किसी न्यूक्लियोटाइड की चेन को स्टार्ट नहीं कर सकता, नई चेन बनाना न्यूक्लियोटाइड की स्टार्ट नहीं कर सकता डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। लेकिन अगर उसको कोई पहले से प्रेजेंट एक छोटी न्यूक्लियोटाइड की चेन दे दो, कोई चेन दे दो पहले से प्रेजेंट एक छोटी सी न्यूक्लियोटाइड की चेन, तो उसको लंबा कर देता था
अगर कोई उसको एक छोटी सी न्यूक्लियोटाइड की चेन दे दो तो उस न्यूक्लियोटाइड की चेन के आगे वो 5' 3 में नए नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ के उनको लंबा कर देता था। ये मैंने वहां पर कहा था, और इस प्रोसेस को मैंने वहां पर क्या कहा था, याद आ रहा हो तो, आरएनए प्राइमिंग करनी पड़ती थी। मैंने कहा था पहले हमको आरएनए प्राइमिंग करनी पड़ती थी, एक छोटा सा प्राइमर जोड़ना पड़ता था आरएनए न्यूक्लियोटाइड का, और जब आरएनए न्यूक्लियोटाइड का ये प्राइमर जुड़ जाता था इन प्रेजेंस ऑफ आरएनए प्राइमेज, तो उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जो है एंजाइम आके और वहां एक्सटेंशन ऑफ दिस पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन करता था। समझे? इसका मतलब यहां पर भी अगर नया डीएनए मेरे को इस वाले टेम्पलेट पे नया डीएनए बनाना हो या इस टेम्पलेट पे नया डीएनए बनाना हो, तो कोई भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम खुद ये कर ही नहीं पाएगा, शुरुआत तो कर ही नहीं पाएगा। तो शुरुआत नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब मेरे को वहां पर क्या देनी है, एक स्मॉल चेन देनी पड़ेगी ना भाई, एक राइबोन्यूक्लियोटाइड की स्मॉल चेन देनी पड़ेगी यहां पर, ताकि उस राइबोन्यूक्लियोटाइड की स्मॉल चेन पर क्या हो पाए, उस स्मॉल चेन पर यहां पर क्या हो पाए, सिंथेसिस शुरू हो पाए आगे। एंड दैट इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एनीलिंग। इसी को तो हम एनीलिंग कह रहे हैं। व्हाट इज एनीलिंग? एनीलिंग मींस a small chemically synthesized oligonucleotide, oligo मतलब छोटी कम न्यूक्लियोटाइड की, oligonucleotide which is complementary to the DNA, है ना? वो स्मॉल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की चेन जिसको मैं क्या कह रहा हूं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर कह रहा हूं, उस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर को मेरे को क्या करना पड़ेगा, डीएनए के टेम्पलेट पर जोड़ना पड़ेगा, डीएनए के टेम्पलेट पर जोड़ना पड़ेगा। इस डीएनए के थर्ड एंड पे देखो ये टेम्पलेट जोड़ दिया, इस डीएनए के थर्ड एंड पे ये देखो ये टेम्पलेट जोड़ दिया बेटा, ये टेम्पलेट, एंड दिस इज व्हाट, प्राइमर, दिस इज व्हाट, प्राइमर। और इस प्रोसेस को क्या कहा हमने, एनीलिंग कहा। माने जिसको मैं वहां पर प्राइमिंग कह रहा था रेप्लिकेशन के दौरान, आरएनए प्राइमिंग, वही प्रोसेस हो रहा है यहां पर भी, इसको हम लेकिन यहां नाम क्या दे रहे हैं, एनीलिंग। सो व्हाट इज एनीलिंग? एनीलिंग का मतलब है यहां पर कि भाई एक स्मॉल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर की चेन अवेलेबल कराना ऑन द डीएनए, सो दैट इसके आगे जो एक्सटेंशन वाली स्टेप है वो हो पाए नॉर्मल तरीके से। ठीक है, और इसके लिए मेरे को क्या देने पड़ेंगे यहां पर, इसके लिए मेरे को यहां पर न्यूक्लियोटाइड्स लेने पड़ेंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स लेने पड़ेंगे, और राइबोन्यूक्लियोटाइड की वो स्मॉल चेन जो ये है वो देनी पड़ेगी यहां पर। अब एक बात ध्यान रखना, डीनेचुरेशन मैंने बहुत हाई टेम्परेचर पे 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया, जबकि एनीलिंग उसके कंपैरिजन में काफी कम टेम्परेचर पे करना है हमको, लो टेम्परेचर पे करना है। अब आप कहोगे सर कितने टेम्परेचर पे, उससे मतलब नहीं है, यहां पर अपन को उस टेम्परेचर की जरूरत नहीं है याद करने की, बट हाँ कंपैरेटिव टू डीनेचुरेशन दिस शुड बी लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप इज व्हाट, एनीलिंग। तो पहला स्टेप हो गया मेरा क्लियर, पहला स्टेप मैंने कहा था डीनेचुरेशन, दूसरा स्टेप क्लियर हो गया एनीलिंग, जिसमें हमने आरएनए प्राइमिंग कर दी वहां पर एक छोटा सा। नाउ अब मेरे को तीसरा स्टेप करना है, एंड दैट थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन माने अब इस न्यूक्लियोटाइड की चेन पे, ये जो स्मॉल न्यूक्लियोटाइड की जो चेन, ये प्राइमर जुड़ा हुआ है ना साहब, इस प्राइमर पे मेरे को क्या करना है, इस प्राइमर पे अब मेरे को यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड की चेन जोड़नी है यूं यहां पर, और एक न्यूक्लियोटाइड की चेन जोड़नी है यहां पर यूं, जो न्यूक्लियोटाइड की चेन जोड़नी है। और ये काम कौन करता था, ये काम करता था डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज क्या कर सकता है, पहले से प्रेजेंट किसी न्यूक्लियोटाइड की चेन को लंबा तो कर सकता है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो ये काम कर सकता है, यानी अब वो क्या करेगा, एक्सटेंशन करेगा। लेकिन यहां एक परेशानी आती है, क्या, हम ये एक्सटेंशन का काम करवा रहे हैं लेबोरेटरी कंडीशन में, इन विट्रो कंडीशन में, ठीक है, और जब हम इन विट्रो कंडीशन में ये एक्सटेंशन का काम करते हैं, ये एक्सटेंशन जब कर रहे हैं हम, तो एक्चुअली उस समय टेम्परेचर रखा जाता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है दैट इज 72 डिग्री सेंटीग्रेड।
और क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है, आपको याद है जब हम एंजाइम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स में तो हम कहते हैं कि एंजाइम आर थर्मोसेंसिटिव, एंजाइम थर्मोसेंसिटिव होते हैं। और हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है कि हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स के प्रोटीन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिनेचर्ड हो जाते हैं, है ना, और वो अपनी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी लॉस कर देते हैं। माने जब एक्सटेंशन किया जा रहा है जिस समय 72 डिग्री सेंटीग्रेड है, ह्यूमन एंजाइम्स के लिए कहा जाता है नॉर्मली 60 डिग्री तक फंक्शनल, 60 डिग्री पर डिनेचर हो जाते हैं। तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आप अब एक्सटेंशन कर रहे हो तो नेचुरली हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो ह्यूमन सेल के अंदर मिलने वाला डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो तो ये काम कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो तो इस टेम्परेचर पे डिनेचर्ड हो जाएगा। तो अब हमको क्या चाहिए, एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए जो हाई टेम्परेचर पे भी क्या कर पाए, हाई टेम्परेचर पे भी एक्सटेंशन कर पाए। ऐसा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए भैया। तो अब साइंटिस्ट की खोज चालू हुई, भाई ढूंढो ऐसा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो थर्मोसेंसिटिव ना हो, है ना, जो थर्मोसेंसिटिव ना हो, जो थर्मोरेजिस्ट हो, जो थर्मोरेजिस्ट हो, थर्मोसेंसिटिव ना हो, जो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता हो। तो डिस्कवरी चली, ढूंढा 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 ढूंढा, तो खोज जाकर रुकी एक बैक्टीरिया पर जिस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया मिलता है थर्मल हॉट स्प्रिंग्स में, जो हॉट स्प्रिंग्स होती हैं उनके अंदर मिलता है, थर्मल वेंट्स में मिलता है, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मल वेंट्स, है ना, जहां गर्म पानी होता है, जहां टेम्परेचर गर्म पानी का समटाइम रीचेस टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां पर ये थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया मिलता है और वहां ये बैक्टीरिया आसानी से रिप्रोड्यूस करके मल्टीप्लाई भी करता है। और अगर ये मल्टीप्लाई करता है, 1 से 2 बनता है, तो नेचुरली उसके अंदर का जो डीएनए मटेरियल है वो भी तो मल्टीप्लाई कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर मिलने वाला जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो कैसा है, दैट पॉलीमरेज एंजाइम इज नॉट थर्मोसेंसिटिव, इट इज नॉट थर्मोसेंसिटिव, वो थर्मोरेजिस्ट है। और उस एंजाइम को ढूंढा, उसको एंजाइम को निकाला गया और उस एंजाइम को निकाल के और यहां पर काम में लिया गया और उस थर्मस एक्वेटिकस से निकलने के कारण इस एंजाइम को नाम दिया गया टेक पॉलीमरेज एंजाइम। टेक पॉलीमरेज एंजाइम, टी मतलब थर्मस, एक्यू एक्वेटिकस, है ना, थर्मस एक्वेटिकस से निकलने वाला पॉलीमरेज एंजाइम टैग पॉलीमरेज एंजाइम। और ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम हम लेते हैं यहां पर एक्सटेंशन के लिए काम। ये देखो टैग पॉलीमरेज एंजाइम लिया एक्सटेंशन के लिए काम। और रॉ मटेरियल दिया, रॉ मटेरियल क्या भाई, अब न्यूक्लियोटाइड की चेन बनानी ना, तो अब क्या दो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स अवेलेबल कराओ वहां पर। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो अवेलेबल कराए, टैग पॉलीमरेज एंजाइम अवेलेबल कराया, 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में यहां पर ये प्रोसेस अलाउ किया। तो हमने देखा कि उसके अंदर क्या हुआ, वहां पर डीएनए बन गया, एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए। अब मेरे पास डीएनए कितने, एक की बजाय, एक साइकिल के बाद, एक साइकिल, एक बार ये डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन करने के बाद अब मेरे पास डीएनए कितने हो गए, 2। लेकिन मैं तो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं तो चाहता हूं कि सर और बनाने, इसकी कॉपी और बनानी है। तो कुछ नहीं भैया, इन दोनों डीएनए को फिर वापस डीनेचुरेशन के लिए ले जाओ। जब इन दोनों को डीनेचुरेशन के लिए ले जाओगे तो अब आपके पास 4 सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और 4 सिंगल स्टैंडर्ड है तो इस पे एक्सटेंशन से एक बनेगा, इस पे एक एक्सटेंशन से बनेगा, इस पे एक एक्सटेंशन से बनेगा, इस पे एक एक्सटेंशन से बनेगा। तो इस दूसरी साइकिल के बाद आपके पास डीएनए कितने, 4 है। आप तो अभी भी 4 हो, तो फिर ले जाओ इसको, फिर एक्सटेंशन के लिए ले जाओ, तो अगली बार कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, फिर ले जाओ, है ना। तो यानी क्या, हर बार हर एक साइकिल के बाद नंबर देखो बढ़ता जा रहा है, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, 16 से 32 हुआ एंड सो ऑन। इस तरह से इसका नंबर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, है ना। और यूल सरप्राइज टू नो, आपको आश्चर्य होगा, है ना,
कि इस तरीके से हम एक दिन में, ये इतनी एफिशिएंट प्रोसेस होता है, इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि हम एक दिन में इन अ स्पैन ऑफ 1 डे, 24 घंटे के अंदर अगर इस साइकिल को रिपीट करते रहे तो हम एक दिन में डीएनए की कितनी कॉपी बना सकते हैं? लगभग 1 बिलियन कॉपीज कैन बी मेड। यहां एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बताओ, आपसे कहे कि बताओ 10 साइकिल के बाद, 10 साइकिल, ये एक साइकिल, ये दूसरी साइकिल, ये तीसरी साइकिल, ये चौथी साइकिल, ये पांचवी साइकिल, ये छठी साइकिल, तो 10 साइकिल के बाद बताओ टोटल नंबर ऑफ डीएनए कितने होंगे? बताओ 10 साइकिल के बाद कितने डीएनए होंगे? यस, कैलकुलेट करके बताओ। हाँ देखो सर 10 बिलियन है, 10 बिलियन 10 साइकिल्स के बाद। सर मतलब वो डबल होता जाएगा ना? डबल, हाँ तो 10 बार, अरे बेटा, तो एक साइकिल के बाद अगर एक डीएनए था मतलब तो स्क्वायर होता जाएगा ना? एक साइकिल के बाद 2 बने, तो दूसरी साइकिल के बाद कितने बने? 4, तो तीसरी साइकिल के बाद कितने बने? 8, तो चौथी साइकिल के बाद कितने बने? 16, तो पांचवी साइकिल के बाद कितने बने? 32, तो छठी साइकिल के बाद कितने बने? 64, तो सातवीं साइकिल के बाद कितने बने? बताओ, सातवीं साइकिल के बाद 132, कितने एक कितने हो गए? करो मल्टीप्लाई। 128 64 128 128, फिर 128 फिर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया? 256, फिर 256 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? है ना? अब ये तो सर 1-2 के लिए काउंट करना हो तो ठीक है सर, समझ में आता है, लेकिन क्वेश्चन पूछ ले 30 साइकिल्स या 10 साइकिल जैसे आपने पूछा है तो बड़ा भारी हो गया, कैसे कैलकुलेट करें? याद करो, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में ही बता दिया था कि कितनी कॉपीज बनेंगी, इसको पता लगाने के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था? 2 की पावर n, 2 की पावर n, जहां n इक्वल्स टू क्या था? नंबर ऑफ साइकिल, कितनी साइकिल, जैसा अभी मैंने कहा 10 साइकिल यानी 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 का मतलब क्या? 2 इंटू 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके बाद जो आएगी वैल्यू आ जाएगी, है ना? जैसे आपसे अगर कहते कि 3 साइकिल के बाद, तो 3 साइकिल के बाद मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितने हो जाते? 8 हो जाते। ये देखो, पहली साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल के बाद कितने बने? देखो 8 बने। आपसे 6 साइकिल के बाद पूछते तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना? कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और ये छठा। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, तो ये देखो 64 थे। ये देखो यहाँ पर 6 साइकिल के बाद 64 थे, है ना? तो इन दैट वे हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर इनको। तो देखो जी, हम जो बात कर रहे थे उसमें अगर आपको याद आ रहा हो तो आपके जो एनसीईआरटी से अगर आप कंपेयर करो तो आप जो प्रोसेस पढ़ रहे थे उसमें क्या था? नंबर 1 आपने कहा था कि हमने उसको पहले तो क्या किया? बाउंड्रीज को, सेल की बाउंड्रीज को लाइसिस किया, फिर सेल की बाउंड्रीज को लाइसिस करके हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उसको कट किया, फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करने के बाद हमने डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसको वहां से हटाया, है ना? कटिंग करी, फिर उसकी कॉपी बनाई, और कॉपी बनाई तो कॉपी बनाने के प्रोसेस को मैंने क्या कहा? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन बाय पीसीआर टेक्निक, तो पीसीआर टेक्निक की, है ना? और पीसीआर टेक्निक से मैंने, अब मेरे पास कई सारी कॉपीज हैं, फिर मैंने उस पीसीआर से जो डीएनए कॉपी ली थी उसको मैंने मेरे किस में डाल दिया भाई? मैंने मेरे एलियन डीएनए को मेरे उसमें व्हीकल डीएनए में डाला ये, और मैंने क्या बना लिया? मेरा आरडीएनए बना लिया। इस आरडीएनए को मैंने किस में डाला? मेरे होस्ट के अंदर डाला, और अब इस होस्ट को मैं क्या करवा रहा हूं? मल्टीप्लाई करवा रहा हूं इन द कल्चर मीडियम, ठीक है? जिसको हम क्या कहते थे? कॉम्पिटेंसी डेवलप करना, और फिर उससे क्या करना? उससे हमारा मटेरियल प्रोटेक्ट करना, ठीक है? तो इसके लिए हमको अब क्या चाहिए बेटा? ना देखो, समझना, अब एक चीज समझना, अगर ये चीज, ये सारा प्रोसेस हम एक छोटे मोटे प्रोसेस के लिए कर रहे होते, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए कर रहे होते, है ना?
तो आप इस बैक्टीरिया को, जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला जो है ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया, इसको कल्चर मीडियम में डाल के एक छोटी सी पेट्री डिश में आप उसका प्रोडक्शन प्रूव कर सकते हो कि ये देखो सर ये हो गया, ये हो गया। लेकिन बेसिकली हम ये पर्पस क्यों कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल लेवल पे इन चीजों को हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं एट द इंडस्ट्रियल लेवल। और जब इंडस्ट्रियल लेवल पे आप इनसे कोई मटेरियल प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, तो एक छोटी सी पेट्री डिश जो आपकी लेबोरेटरी में, बायोलॉजी लैब में अगर आपने देखी हो, हालांकि आप अभी कोविड वाले स्टूडेंट हो तो आप बायोलॉजी लैब गए नहीं होंगे 2 साल में, बट अदरवाइज अगर कभी देखा हो आपने 9th-10th में, तो छोटी सी वो जो कांच की एक पेट्री डिश होती है ना, या प्लास्टिक की छोटी सी पेट्री डिश, उसमें आप पूरे देश के लिए तो वैक्सीन नहीं बना सकते थे ना, या पूरी कंट्री के लिए ह्यूमुलिन तो नहीं बना सकते ना। समझ सकते हो मेरे हिसाब से? यानी आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको इन ट्रांसफॉर्म्ड माइक्रोब्स को यूज करते हुए और डिजायरेबल मटेरियल ऑब्टेन करवाना उनसे, तो अब आपको क्या चाहिए? अब आपको बड़े बड़े वेसल्स चाहिएंगे, जिन वेसल्स को अपन ने चैप्टर नंबर 10 जब अपन पढ़ रहे थे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो वहां मैंने कहा था उनको हम क्या कहते हैं? बायोरिएक्टर्स या फर्मेंटर्स कहते हैं। उनके अंदर हम वहां पर इन प्रोसेसेस को करेंगे और वहां हम डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना? याद हो तो हमने वहां पर चैप्टर 10 में अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए बात की थी कि सैक्रोमाइसिस सर्वेसी से हम वहां पर फर्मेंटेशन के थ्रू अल्कोहल बनाते थे, और इसलिए वहां टर्म मैंने यूज की थी फर्मेंटर, क्योंकि फर्मेंटेशन के केस में था। लेकिन अगर मैं इसके अलावा और दूसरे प्रोसेस में भी यूज करूं तो कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता हूं? उन्हीं वेसल्स को, स्टील के वेसल्स को हम यहाँ पर भी तो यूज करते हैं, तो इसलिए इन जनरल हम उसके लिए टर्म क्या यूज कर रहे हैं? बायोरिएक्टर्स। तो व्हाट इज बायोरिएक्टर्स? अगर आपसे पूछे कि भाई व्हाट यू मीन बाय द बायोरिएक्टर्स, तो हम कहते हैं भाई बायोरिएक्टर्स जो है स्टील के वेसल्स होते हैं या कंटेनर्स होते हैं, जिनके अंदर वेरियस काइंड ऑफ द बायोकेमिकल प्रोसेसेस को हम कैरी आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स या लिविंग सेल्स, बाय प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफिक ग्रोथ मीडियम, जो रॉ मटेरियल उनको चाहिए ग्रो करने के लिए वो देके, ग्रोथ मीडियम देके, अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन। अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन मतलब हम वहां पर वो सारी ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करवा सकते हैं जो उस बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए चाहिए। आप अगर एक डायग्राम देखो तो इस चीज को समझ जाओगे। ये देखो बेटा, ये एक बायोरिएक्टर है, ये सिंपल स्टिरअप बायोरिएक्टर है, या ये जो है यहां पर स्पार्स स्टील टैंक बायोरिएक्टर का डायग्राम है। ये सिंपल स्टील टैंक बायोरिएक्टर के डायग्राम को आप देखो तो देखो ये एक स्टील के वेसल है, देखो ये स्टील का वेसल है, दिस इज द स्टील वेसल। और इस स्टील वेसल में अगर आप देखो तो वेरियस सेटअप्स आर देयर, जिससे आप डिफरेंट पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हो। देखो यहां पर एक इनलेट दे रखी है, ये एक इनलेट है। इस इनलेट के थ्रू आप अंदर यहां पर एसिड डाल सकते हो या बेस डाल सकते हो, जिस तरह का पीएच आपको अंदर यहां पर न्यूट्रिएंट मीडियम का मेंटेन करना हो, टू कंट्रोल द पीएच। अंदर एसिडिटी बढ़ गई है और आपको बेसिसिटी बढ़ानी है तो आप बेस डाल दो यहां से, और अगर अंदर आपके एसिडिटी जो है वो बढ़ानी है तो आप एसिड डाल लो, है ना? इस बायोरिएक्टर को स्टरलाइज जब आप इसको यूज करोगे तो नेचुरली उससे पहले ये आप इंश्योर करोगे कि ये डिसइंफेक्टेंट हो, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि मालूम पड़ा कि हमारी जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें फंगल इन्फेक्शन है या उसमें किसी दूसरे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, तो आप उसको स्टरलाइज करना चाहोगे। और स्टरलाइज करना चाहोगे तो उसको स्टरलाइज करने का तरीका क्या है? हाई स्टीम, जब स्टीम के साथ हम उसको क्या करते हैं? वॉश करते हैं। तो स्टीम के साथ वॉश करने के लिए हमारे पास एक इनलेट तो होना चाहिए जिससे हम स्टीम पास आउट कर सके, और जिससे स्टेराइल एयर को हम बाहर निकाल सके। या इसके अंदर प्रेशर को मेंटेन करना है तो कोई प्रेशर पंप भी होना चाहिए। प्लस मैं एंश्योर करना चाहता हूं कि इसके अंदर इस रिएक्टर के अंदर चारों तरफ जो है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहे। तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहे तो मैं इसके अंदर बीच में क्या एक यहां पर ये एजिटेटर, देखो ये एक एजिटेटर, और इसमें यहां पर ये क्या लगी हुई है? ये ब्लेड्स लगी हुई है, ये ब्लेड, और ये घूमेगा अंदर चारों तरफ। ये ब्लेड वाला जो एजिटेटर है ये लगातार उसमें घूमता रहेगा।
है ना, और ये लगातार घूमता रहेगा फोम ब्रेकर, तो ये फोम ब्रेकर वहां पर घूम के फोम को वहां पर क्या करता रहेगा, हटाता रहेगा, और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी को अवेलेबल, ऑक्सीजन को वहां पर अवेलेबल कराएगा, ताकि ऑक्सीजन सब जगह मिलती रहे बराबर बराबर। मेरे को इस प्रोसेस में मटेरियल को डालना है, रॉ मटेरियल डालना है, तो उसके लिए कोई इनलेट होना चाहिए, और मेरे को यहां से प्रोडक्ट लेना इकट्ठा करना है, तो उसके लिए कोई आउटलेट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें होंगी इनमें, इस डायग्राम में भले ही वो सारी चीजें नहीं दिखा रहे हो यहाँ पर, बट एक जब बायोरिएक्टर के बारे में हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि बायोरिएक्टर्स ऐसे स्टील वेसल्स होते हैं जिनमें हम ऑप्टिमल कंडीशंस मेंटेन कर सकते हैं, जहां हम जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन। तो ऐसे रिएक्टर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बायोरिएक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हालांकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट थोड़ा सा हमको इसकी नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि 2 वर्ड जो दिए हुए हैं वो यहां पर आपको इससे समझ में आते हैं। भाई एक क्वेश्चन आता है कि सर बायोरिएक्टर में हम कभी किसी चीज का प्रोडक्शन करवाते हैं तो कैसे करवाते हैं? तो हम कहते हैं भाई देखो, कल्चरिंग का मेथड मेनली 2 तरीके के होते हैं, मेनली 2 तरह के मेथड ऑफ कल्चरिंग होते हैं। एक को हम कहते हैं बैच कल्चर, और एक को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस कल्चर। अब देखो समझना, बैच कल्चर का क्या मतलब है, बैच कल्चर का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए अगर मैं यहां पर कहूं कि भाई मान लो ये आपका एक बायोरिएक्टर है, ये एक बायोरिएक्टर है बेटा, इस बायोरिएक्टर में ये प्रेशर मेंटेन करने के लिए, ये पीएच के लिए, है ना, ये स्टरलाइज एयर के लिए, है ना, स्टीम के लिए, और ये यहाँ पर जो है स्टरलाइज एयर को निकालने के लिए सब कुछ है, और ये अंदर यहाँ पर इसमें ये फोम ब्रेकर वगैरह और ये ब्लेड्स वगैरह सब लगी हुई है इसमें, ये दिस ऑल आर देयर, है ना, ये यहाँ पर सब चीजें हैं। ये लो, मैं इसमें क्या बनाना चाहता हूँ, वैक्सीन बनाना चाहता हूँ कोई, अभी जैसे मान लो अभी कोविड की वैक्सीन बन रही है वो, है ना, तो इसको, और मैं चाहता हूं कि ये मतलब 0 इन्फेक्शन वाली होनी चाहिए, इसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, नो कंटामिनेशन, 0 कंटामिनेशन। भैया हम बिल्कुल भी कंटामिनेशन नहीं चाहते इसके अंदर के, किसी भी चीज का कोई कंटामिनेशन हो, कोई भी अनवांटेड मटेरियल इसमें जाए। तो मैं क्या प्रेफर करूंगा, मैं बैच कल्चरिंग प्रेफर करूंगा, बैच कल्चर। व्हाट डू यू मीन बाय द बैच कल्चर? जब पहली बार मेरे को इससे प्रोडक्शन देना है, तो उससे पहले मैं एंश्योर करूंगा यहां पर, एक सेकेंड, तो मैं क्या एंश्योर करूंगा यहां पर, सबसे पहले इस पूरे वेसल को, ये मैं एंश्योर करूंगा कि ये वेसल जो है मेरा, ये बायोरिएक्टर जो है, ये प्रॉपरली स्टरलाइज्ड हो, है ना, प्रॉपरली स्टरलाइज्ड हो। ओके, माने मैं इसके अंदर स्टीम पास आउट करके इसको, और इसको डिसइंफेक्टेंट करूंगा, इसको पूरा, इसके अंदर कोई भी एंश्योर करूंगा कि इसके अंदर कोई भी तरह का कंटामिनेशन या इन्फेक्शन नहीं हो, और खाली कर दिया, इसको पूरा एम्प्टी कर दिया, पूरा खाली कर दिया, एम्प्टी कर दिया। एंड नाउ अब मैंने एक बैच डाला रॉ मटेरियल का, जिससे मेरे को क्या बनाना है, मेरा कोई डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो बनाना है मेरे को। तो उसके लिए जो जो चीजें चाहिए रॉ मटेरियल, यहाँ जो मेरे को होस्ट डालना है, उस होस्ट को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो विटामिन चाहिए, जो भी कंटेंट चीजें चाहिए, वो सारा अवेलेबल कराया, सारी ऑप्टिमल कंडीशंस मेंटेन करी, जो पीएच चाहिए था, जो प्रेशर चाहिए था, जो टेम्परेचर चाहिए था, है ना, अगर एरोबिक प्रोसेस है तो ऑक्सीजन अवेलेबल कराऊंगा, और इससे मैंने प्रोडक्ट बनाया, ये प्रोडक्ट बनाया, और प्रोडक्ट मैंने इससे कलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट पूरा बायोरिएक्टर पूरा खाली कर लिया। पूरा खाली करने के बाद अगला बैच डालने से पहले फिर वापस इसी प्रोसेस को फॉलो किया, फिर इस पूरे बायोरिएक्टर को धोया, खाली करा, स्टरलाइज किया अच्छे से, और उसके बाद नंबर 2 बैच, फिर वापस बैच डाला, फिर प्रोडक्शन लिया, फिर इसको खाली करा, अच्छे से स्टरलाइज किया, फिर तीसरी बार बैच डाला, प्रोडक्शन लिया, खाली करा, स्टरलाइज किया, और फिर उसके बाद, यानी हर बार एक नया बैच डालने से पहले
हर बार एक नया बैच डालने से पहले मैं उसको क्या कर रहा हूं, उसको एम्प्टी कर रहा हूं, उसको प्रॉपर्ली क्लीन कर रहा हूं, उसको देन रिफिल कर रहा हूं, ताकि उसके अंदर कंटामिनेशन की प्रोबेबिलिटी 0 रहे। इस तरह का जो प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को मैं कहूंगा यहां पर बैच कल्चरिंग। और मेनली इस बैच कल्चरिंग के प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं जब कभी हम कोई मेडिसिन इस तरह से बना रहे होते हैं, जैसे ह्यूमुलिन जो इंसुलिन है एक तरह का, अगर वो बनाते हैं हम तो उस समय, या वैक्सीन जो 5 जनरेशन वाले 5th जनरेशन वाले जो वैक्सीन जो आजकल बनते हैं, है ना, उनको बनाने के लिए, या ऐसा कोई फूड प्रोडक्ट जो हम खाने के लिए काम में लेते हो, है ना, तो हम बिल्कुल भी 1% भी उसमें कंटामिनेशन नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि क्या पता वो कंटामिनेशन हमारे लिए कैसे नुकसानदायक हो। तो इन सच काइंड ऑफ द थिंग्स, जब हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी को अगर यूज करके रिएक्टर, बायो रिएक्टर में कुछ बना रहे हो, तो हम बैच कल्चर प्रोसेस काम में लेते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूअस कल्चरिंग का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस कल्चरिंग थोड़ा सा बैच कल्चर से अलग इस सेंस में है कि उसमें हर बार हम उसको, वेसल को जो है एम्प्टी करके, स्टरलाइज करके हर बार बैच नहीं डालते। बजाय उसके हमने, जैसे मान लो अभी इसमें प्रोडक्शन शुरू करना है, तो पहली बार मैंने इसको अच्छे से एम्प्टी किया, खाली किया, इसको स्टरलाइज किया, और उसके बाद बैच डाला, और अब इसमें से यहां से मैं प्रोडक्ट लेता जाता हूं, और यहां से रॉ मटेरियल डालता रहता हूं, प्रोडक्ट लेता जाता हूं, यहां से रॉ मटेरियल डालता रहता हूं, कंटिन्यूएशन में डालता रहता हूं। यानी मैं हर बार उसको पूरे बायोरिएक्टर को खाली करके और उसको स्टरलाइज करके और फिर नया बैच डालने वाला जो प्रोसेस मैं बैच प्रोसेस में कर रहा था, वो यहां नहीं कर रहा हूं। मैं कंटिन्यूअसली रॉ मटेरियल डाल रहा हूं और मैं उससे प्रोडक्ट बना रहा हूं। और फिर काफी लंबे टाइम बाद, हो सकता है ये 2 महीने हो, ये लंबा टाइम हो सकता है, किसी प्रोडक्शन के लिए 6 महीने हो सकता है किसी के लिए ये 30 दिन हो सकता है किसी के लिए 60 दिन हो। डिपेंड करता है कि कितने दिनों बाद कंटेमिनेशन इतना बढ़ जाएगा कि जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है ना। और उस समय फिर मैं इसको क्या करूंगा, दोबारा खाली करूंगा, फिर वो पूरा स्टरलाइज करूंगा, एंड देन द फॉलो प्रोसेस विल बी फॉलोड। अब मान लो किसी प्रोसेस के लिए 60 दिन तक प्रोसेस हम कर सकते हैं भैया बिना, तो 60 दिन तक कंटिन्यूएशन में हमने इस प्रोसेस को करा, 60 दिन बाद रोका, बायोरिएक्टर को खाली करा, अच्छे से वॉश करा, एंड फिर वापस दोबारा प्रोडक्शन शुरू किया। तो यानी लगभग 60 डेज तक हम इसको बिना बंद किए चला सकते हैं। तो नेचुरली इस तरह का कॉन्टिन्यूअस वाला जो प्रोसेस है, हम ये प्रोसेस कब करेंगे, जब हमारे को इस तरह के मटेरियल जो है ह्यूमंस के लिए हम काम में नहीं ले रहे हो, या कोई मेडिसिन वगैरह के लिए इनके लिए काम में नहीं ले रहे हो, या जिनमें कंटामिनेशन इतना सीवियर नहीं होता है। नेचुरली जिनमें कंटामिनेशन 60 दिन तक रिएक्टर करने के चलने के बाद में भी कोई ऐसा कंटामिनेशन नहीं होता हो भाई, है ना। तो ऐसे प्रोसेस के टाइम हम क्या करते हैं वहां पर, देन वी यूज द कॉन्टिन्यूअस बैच कल्चरिंग। अब देखो बेटा, बायोरिएक्टर्स में हम इन प्रोसेसेस को करते हैं नेचुरली और अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस करते हैं। मैंने बता दिया कि सारे कंडीशंस हम कंट्रोल कर सकते हैं बायोरिएक्टर्स में। तो अब क्वेश्चन आया, सर बायोरिएक्टर्स एक ही तरह के होते हैं या अलग अलग तरीके के होते हैं? डेफिनेटली बायोरिएक्टर्स भी बेटा अलग अलग तरीके के होते हैं, है ना। बट मोस्ट कॉमन टाइप का बायोरिएक्टर जो यूज किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज में मतलब किसी भी प्रोडक्शन के दौरान, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द बायोरिएक्टर इज द स्टीरिंग टाइप ऑफ द बायोरिएक्टर या स्टीरअप टाइप ऑफ द बायोरिएक्टर। ये वाला देखो, ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का बायोरिएक्टर है, सिंपल स्टीरर्ड टैंक बायोरिएक्टर। ये सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर जो है ना, ये कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, है ना, और या फिर काउड बेस वाले होते हैं। अगर आप देखो इनके, तो देखो बेस को देखा है, ये बेस, ये देखो काउड है ना। तो या तो ये सिंपल बायोरिएक्टर्स होते हैं यूजुअली सिलेंड्रिकल विद काउड बेस। ताकि काउड बेस होने से क्या फायदा है, काउड बेस क्यों लेते हैं भैया हम इसमें, ताकि आसानी से उसके अंदर कंटेंट्स क्या किए जा सके, मिक्स किए जा सके। जितनी कर्वेचर होगी उसमें वहां पर काउड होगा वो अगर इतना, तो जब न्यूट्रिएंट डालेंगे तो वो न्यूट्रिएंट यहाँ क्या होगा, वो हिलेगा डुलेगा, तो यहाँ क्या हो सकता है, वो आसानी से मिक्सिंग होगी उसके अंदर। प्लस उसके अंदर हमने क्या लगा रखा है, एक फोम ब्रेकर और एक एजिटेटर लगा रखा है, ये देखो ये वाला है ना,
ठीक है, स्टिर स्टिर लगा रखा है हमने एक, ठीक है। जैसे आपकी मम्मी को देखा है सब्जी बनाती है, जब वो क्या करती है, चम्मच से लगातार हिलाती रहती है सब्जी को, अगर उसको उनको क्या करना है, अगर उनको इसको अच्छे से सब तरफ से हीट करना है, चीजें मिलती रहे, तो वो खड़ी खड़ी चम्मच से कड़ी को हिलाती रहती है, देखा होगा आपने, है ना। तो बिल्कुल जैसे आपकी मम्मी वहां पर कर रही है, अब ऐसा ही कुछ सेटअप वहां, तो द स्टिर इज यूज्ड एंड दिस स्टिर मिक्सिंग द बैच जो उसके अंदर डाला हुआ, उसको रॉ मटेरियल को लगातार क्या करता रहता है, मिक्स करता रहता है, एंड एंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। अगर वो एरोबिक प्रोसेस के लिए चाहिए तो वो जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस आप कर रहे हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन का एक स्पेसिफिक लेवल पे रहना बहुत जरूरी है, हल्का सा भी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अगर कम हो जाए तो पूरा प्रोसेस गड़बड़ हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हो, मान लो बहुत स्पेसिफिक, मतलब एरोबिक कंडीशन हो, वो भी स्ट्रांगली भाई साहब ऐसा कुछ हो, तो हम यहां इस सिंपल स्टीरअप टैंक की जगह, बायोरिएक्टर की जगह एक दूसरा बायोरिएक्टर यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट दिस इज कॉल्ड एज स्पार्स्ड स्टिर्ड टैंक। ये स्पार्स स्टिर टैंक जो है ना, इसमें एयर इज बबल्ड विद द हेल्प ऑफ द एजिटेटर्स, विद द हेल्प ऑफ एजिटेटर। उसके अंदर उसमें एक ऐसा एजिटेटर होता है जिससे क्या किया जाता है, उसको ऐसे हिलाया जाता है कि उससे उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो इस सिंपल स्टिरअप टैंक के कंपैरिजन में ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाती है, मतलब और ज्यादा अच्छे एफिशिएंटली इंक्रीज होती है। ड्रामेटिकली का मतलब है उसके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे से यहां पर अवेलेबिलिटी होती है ऑक्सीजन की एवरी कॉर्नर ऑफ द रिएक्टर। और इसलिए फिर हमको जहां स्ट्रांगली और एरोबिक कंडीशन मेंटेन करनी होती है तो वहां हम स्पार्ड स्टिर टैंक को यूज करते हैं। इसके अलावा जो मैंने कहा कि बाकी जैसे और दूसरों में बोल रहा हूँ, सेम उसी तरीके से बाकी कंट्रोल कंडीशन तो यहाँ कंट्रोल के लिए इनमें भी होते हैं और इनमें भी होते हैं। ये देखो स्पार्स, तो इसके अंदर देखो ये एक एजिटेटर है जो अंदर इसको यहाँ से शेक करता रहता है एंड मिक्सिंग करके, और यहाँ क्या करता है, एयर बबल्स को इंक्रीज करता है ताकि ऑक्सीजन आसानी से हर जगह मिले। सो दैट इज द प्रोसेस, ठीक है साहब। नाउ देखो बेटा, अब अगला प्रोसेस जो है, अगला स्टेप जो है, दैट इज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग से क्या मतलब है, हमने, हमारा क्या मोटिव होगा, देखो अगर ये बायोरिएक्टर है और इस बायोरिएक्टर में मैंने मटेरियल डाल दिया, यहां से प्रोडक्ट में इकट्ठा कर रहा हूं बेटा प्रोडक्ट, तो पहली चीज तो मेरे को क्या है, प्रोडक्ट को इकट्ठा करना है, मेरे को यहाँ जो प्रोडक्ट बना उसको कलेक्ट करना है, रिकवरी ऑफ द प्रोडक्ट, है ना भाई। मैंने यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए या मॉडिफाइड सेल डालते हुए जो प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को क्या करना है, यहाँ पर उसको रिकवर करना है। रिकवरी ऑफ द प्रोडक्ट किससे, फुली ग्रोन जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल, है ना। देन उसका क्या करना है, प्योरिफिकेशन करना है एंड प्रिजर्वेशन करना है। पहले तो रिकवरी करनी है, उसको कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने के बाद अब देखना पड़ेगा कि उसमें कहीं कोई इंप्योरिटी तो नहीं है, अगर इंप्योरिटी है तो उसको प्योरीफाइड करना है, और प्लस उसका प्रिजर्वेशन करना है कि भैया 6 महीने तक ये खराब ना हो, 2 साल तक खराब ना हो, बेस्ट बिफोर दिस आता है ना, बेस्ट बिफोर दिस या एक्सपायरी डेट दिस, तो प्रिजर्वेशन, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो व्हाट इज डाउन स्ट्रीमिंग, डाउन स्ट्रीमिंग से मतलब क्या है, आपसे कोई कहे व्हाट डू मीन बाय द डाउन स्ट्रीमिंग, तो हम कहते हैं डाउन स्ट्रीमिंग इज द प्रोसेस, ठीक है, इट इज अ प्रोसेस टू कैरिड आउट after sampling report indicate that completion of biosynthetic phase। जब ये चेकअप हो गया कि हाँ भैया प्रोडक्ट बन गया है, जो बायोसिंथेसिस हम कर रहे थे इस बायोरिएक्टर में वो पूरा हो चुका है, कंडीशंस जो हमको चाहिए थी वो सारी सुटेबल थी, और अब क्या हो चुका है, सारा प्रोडक्ट बन चुका है, हमारे पास प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है। अब हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं, प्योरीफाइड कर सकते हैं और प्रिजर्वेशन कर सकते हैं और फिर मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए उसको क्या करना, रिकवर करना, प्योरीफाइड करना और प्रिजर्वेशन करना।
ये तीनों के तीनों जो स्टेप्स आएंगे दैट विल बी इंक्लूडेड इनटू द डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हमने कहा सैंपलिंग रिपोर्ट्स है ना, सैंपलिंग रिपोर्ट्स। इन सैंपलिंग रिपोर्ट से मतलब है कि जब जब भी कभी ये कोई जो प्रोडक्ट हम इस तरह के बनाते हैं बेटा, इनका बड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, बहुत स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल होता है। स्पेसिफिकली मेडिसिन जब बनाई जाती है ह्यूमंस के लिए, कोई मेडिसिन बनाई जाती है, उसका तो बहुत स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ता है। मतलब अगर छोटी सी हल्की सी भी अगर कोई वो हो, कोई इसमें कंटामिनेशन हो, मान लो 0.1% का कंटामिनेशन है, कोई दवाई आपके लिए बनाई और उसमें 0.1% का कंटामिनेशन है, तो चाहे लाखों का बैच बनाओ, ये लाखों रुपए का, मान लो ये 5 लाख रुपए लगे इस पूरे बैच को, एक बैच को बनाने में, 50 किलो कोई या 50 kg कोई मेडिसिन बनी इस तरह से यहाँ पर, लेकिन उसमें अगर 0.1% का कंटामिनेशन भी है तो पूरा बेकार है, डिस्कार्ड कर देते हैं उसको, उनको करना पड़ता है। सो स्ट्रिक्ट कंट्रोल टेस्टिंग, और उसके बाद फिर वो क्या जाती है, फिर दैट इज अंडरगो थ्रू द क्लिनिकल ट्रायल्स। अभी कोविड की वैक्सीन जो आई, तो ऐसे थोड़ी ना कोविड की वैक्सीन बनाई, प्रोडक्शन करा वहां पर बायोरिएक्टर्स में बनाया और अगले दिन कहते हैं लो मार्केट में लोगों लगाओ, गवर्नमेंट को दे दो, ऐसा नहीं हुआ होगा। क्लिनिकल ट्रायल्स हुए होंगे अलग अलग लेवल पे, है ना, रैट्स पे किए गए होंगे, रैबिट्स पे किए गए होंगे, मंकीज पे किए गए होंगे, फिर ह्यूमंस पे भी ट्रायल्स किए गए होंगे एक स्मॉल ग्रुप्स में, और फिर उनकी जो सक्सेस रेट दिखी होंगी कि हाँ भैया इससे फायदा होता है, तो उसके बाद फिर मास लेवल पे वो ड्रग्स जो है यूज हो रही है ना। तो इसका मतलब बड़ी स्ट्रिक्ट कंट्रोल चेकिंग, क्वालिटी चेकिंग होने के बाद होती है ये सारी चीजें। अगर थोड़ी सी भी अगर उसमें इम्प्योरिटीज हो तो बेकार है वो सारा प्रोसेस, फेंकना पड़ता है उनको, सब कुछ करना पड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, और यहां आके अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है।